हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी को वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज पलक मिश्रा एंड आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी बीए फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो इस बार आपके सिलेबस में आपको अनुवाद पढ़ना है और दूसरी चीज़ रिटन पेपर होगा, इसलिए हम लोग हर चीज़ को डीप में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा यार पीपीटी बनाने से बेटर है बुक की पिक्चर्स से पढ़ा दूँ, क्योंकि फिर कुछ कुछ चीज़ें मुझे स्किप करानी पड़ती हैं। तो ऐसे आप लोगों को अगर आपको चाहिए कि ठीक है आपको हर चीज़ पढ़ना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज कंटेंट कम रहा है आपके हिसाब से नहीं रहा तो इसलिए बुक ही यूज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जब ग्रेजुएशन में लोग आ जाते हैं तो बुक ही नहीं परचेस करते हैं, बहुत कम लोग परचेस करते हैं, बाकी सब लाइब्रेरी से काम चल जाता है। चलो शुरू करते हैं। देखो, अनुवाद का लास्ट स्टेप होता है पुनरीक्षण करना। ठीक है, जैसे कि आपको अगर टीचर होमवर्क देता है, ठीक है, तो आप क्या उसको डायरेक्टली लिख कर दिखा देते हो? नहीं, उसको एक बार चेक करते हो, जाने से पहले फाइनल चेक करते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम की कॉपी लिख रहे होते हैं और उनके लास्ट के 5 मिनट्स बचे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? बैठे रहते हैं? नहीं ना, चेक करते हैं। तो ट्रांसलेशन रिव्यू यानी कि पुनरीक्षण का भी यही मन है। पुनः प्लस इक्षण के मेल से ये बना है, जिसका अर्थ होता है फिर से देखना। यानी पुनरीक्षण क्या कहता है कि जो लिखे हुए आपके जो भी वर्क है, जो भी टेक्स्ट है, उसको फिर से देखो। ठीक है, किंतु अनुवाद में इसका प्रयोग अनुवाद के संशोधन के लिए किया जाता है, क्योंकि अनुवाद में सुधार और निखार की गुंजाइश हमेशा बनी होती है। अब आप अगर अपने आप को इतना ज्ञाता समझते हो कि आपके आगे सब कुछ फेल है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको पता है कि जब हम कोई भी वर्क लिखते हैं, ऊपर से इतने टाइम से जब हम जुड़े होते हैं उस चीज़ से, काफ़ी कुछ गलतियां हो जाती हैं। कभी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, कभी ग्रामर हो जाता है गलत, कभी कोई चीज़ें ही स्किप हो जाती हैं, है कि नहीं? तो जब उतनी बड़ी बुक को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखे हो, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़रूरत है कि उसे दोबारा से देखा जाए, उसको सुधारा जाए, उसको क्या किया जाए? संशोधित किया जाए, एक बार चेक करने की नीड है। तो इसी वजह से पुनरीक्षण आया। ये लास्ट स्टेप होता है अनुवाद का, जिसके बाद फाइनली आपकी बुक निकल कर आ जाती है, टेक्स्ट जिसको आप करते हो वो फाइनलाइज हो जाता है। तो पुनरीक्षण की देखो, डायरेक्टली पुनरीक्षण का मतलब समझ गए, दोबारा से देखना, तो लिखे हुए चीज़ों को दोबारा से इसमें संशोधन करना। तो पुनरीक्षण में ही हम अपनी गलतियाँ सुधारते हैं। समझ में आया? चलो अब ये देखिए, यहाँ पे अनुवाद कर लेने के बाद उसकी जांच करना जरूरी होता है, और यह जांच समीक्षा या फिर पुनरीक्षण कहलाता है। अनुवाद का जांच इज इक्वल टू पुनरीक्षण, इतना समझ लो, लिख लेना खुद से। अब मेन चीज़ है, पुनरीक्षण के भी 4 प्रकार होते हैं। इसी 4 प्रकार को हम जूम करके बताएंगे, समझेंगे कि क्या होता है। तो अनुवाद पुनरीक्षण के 4 प्रकार में स्वपुनरीक्षण, स्वलिखा यानी कि सेल्फ, तो स्वयं से पुनरीक्षण करना, ठीक है। पश्चगामी पुनरीक्षण, ठीक है, और पुनरोगामी पुनरीक्षण और बहुस्तरीय पुनरीक्षण। देखो, मैं नेम से ही आपको हर चीज़ समझा दूंगी, जहां मुझे लगेगा कि नीड है तो ही मैं आपको बताऊंगी। देखो, स्व पुनरीक्षण का मतलब ये होता है कि स्वयं से पुनरीक्षण करना, है ना। जैसे आप एग्जाम की कॉपी में जब लिख के आते हो तो आप अपनी एक बार स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करते हो, आंसर दोबारा पढ़ते हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप खुद से चेक करते हो कि कोई गलती तो नहीं रहेगी। जब आप होमवर्क मिलता है आपको टीचर से, तो जब आप होमवर्क दिखाने वाले होते हो तब आप फटाफट एक बार रीचेक करते हो कि ठीक ठाक है कि नहीं, क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कि नहीं, है ना, कोई छोड़ तो नहीं दिया क्वेश्चन, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, हर चीज़ चेक करके ही हम जाते थे पहले स्कूल में। ओके, दैट इज कॉल्ड स्व पुनरीक्षण, जिसमें आप खुद से चेक करते हो कि अपनी गलतियाँ क्या क्या होती हैं, है ना। ठीक, तो दैट इज स्व पुनरीक्षण। सेकेंड है हमारा पश्चगामी पुनरीक्षण। पश्चगामी पुनरीक्षण क्या होता है कि अनुवादक को स्वयं के पुनरीक्षण से बेहतर है कि वो दूसरे से परीक्षण करवाए। ठीक, अब आप देखिए, जब आप बच्चे होते हो और जब आप 4 होमवर्क को साथ में रखते हो, बोलते यार तूने होमवर्क किया है क्या, जैसे ही वो होमवर्क दिखाएगा अपना मिलाने लगते हो कि ठीक है कि नहीं मेरा, यही होता है पश्चगामी पुनरीक्षण। एक से अधिक व्यक्तियों को देखने पढ़ने से गलतियों का तुरंत सही पता लग जाता है ना। आप अपने फ्रेंड का आंसर देख के तुरंत जान जाते हो कि अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो भूल गया हूँ मैं। तो यही पश्चगामी होता है, जब आप किसी दूसरे से यही सेम चीज़ कराते हो। एक से अधिक व्यक्तियों को देखने पढ़ने से, जैसे एक व्यक्ति देखा, दूसरा व्यक्ति देखा, जितने ज़्यादा लोग रहते हैं तो फटाफट गलतियाँ निकल जाती हैं, आंसर भी हमें समझ में आ जाता है। तो दूसरा व्यक्ति जब हमारा पुनरीक्षण करता है, पश्चगामी पुनरीक्षण करता है,
ठीक। फिर तीसरा है हमारा पुनरोगामी। अब देखो, स्वपुनरीक्षण खुद से किया, पश्चगामी किसी और से करवाया जो मेरे लेवल का है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे लेवल का है, सोचता मेरे जैसा है। लेकिन पुनरोगामी क्या कहता है कि देखो, अपने लेवल के लोगों से छोड़ो, ये कहते हैं कि अपने ऊपर के लोगों से देखो, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनसे जाके पुनरीक्षण करवाओ, उनसे जाके चेकिंग करवाओ। जैसे अब आप सीधा अपनी कॉपी लेकर टीचर के पास गए और टीचर आपकी गलतियां निकाल रहा है कि देखो बेटा, इसमें पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, पहली बात। दूसरे में इसमें कभी भी बुक के नीचे नॉर्मल वर्ड्स में नहीं लिखा जाता, उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें अंडरलाइन होता है कि नहीं, ईयर भी लिखा जाता है कि नहीं। ये सारी बातें आपको कौन बताया? आपका टीचर बताया। तो समझ लो कि पुनरोगामी में भी यही होता है, किसी ज्ञाता से या फिर किसी अनुभव में जो श्रेष्ठ हो उनसे जब जाके हम अपना चेकिंग करवाते हैं कि हमारा ट्रांसलेशन सही है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड पुनरोगामी। ठीक। अब यहाँ पे देखिए बहुस्तरीय। देखो बहुस्तरीय में होता क्या है कि हमारे डिफरेंट फील्ड्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, हर पर्टिकुलर फील्ड के बोलते हैं कि हम ज्ञाता होता है ना, जो हम बहुत ज़्यादा जानता है। कोई भाषा विशेषज्ञ है, कोई विषय विशेषज्ञ है, कोई कुशल और अनुभवी अनुवादक है। इन सब को बुलाकर हम अपने अनुवाद का चेकिंग कराते हैं। ठीक। अब जैसे क्या हो गया, कोई भाषा विशेषज्ञ है, तो अब मैंने बंगाली को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो मैं उसी बंगाली वाले के पास बुला दी, इंग्लिश वाले को भी बुला ली और कही कि आप एक बार देख लीजिए ठीक है कि नहीं, ये वाली बुक और ये वाली बुक सिमिलर है कि नहीं, जीवंत लग रही है कि नहीं। ठीक। उसके बाद आपने किसी भाषा विशेषज्ञ के बाद विषय विशेषज्ञ को बुला लिया, जिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिखे हैं उसको बुला लिया। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर की बुक है तो किसी लिटरेचर वाले पर्सन को बुला के दिखाए कि देखो ये ठीक है कि नहीं, सही लिखा है कि नहीं, है ना। तो जब आप डिफरेंट लोगों से जो कि डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं, है ना, जैसे डॉक्टर होता है वो एक हड्डी का डॉक्टर है, एक डेंटलिस्ट है कि नहीं, और एक ऑर्थो ही बोलते हैं ना, हाँ हड्डी का डॉक्टर है, और कोई नॉर्मल डॉक्टर है जो सर्दी बुखार दिख रहा है। हर चीज़ का एक स्पेशलाइजेशन, सबको इकट्ठा करके बुला लिया और बोल रहा है कि अब देखो, अब चेक करो कि कैसा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बहुस्तरीय पुनरीक्षण। अब मेन चीज़ यहाँ पे आते हैं, पुनरीक्षण के लिए उपेक्षित गुण क्या क्या है। अपेक्षित गुण यानी कौन कौन से गुण हैं जिससे पुनरीक्षण में निम्न गुणों का होना परम आवश्यक है। क्या क्या है वो? पुनरीक्षण को सजग तथा सचेत होना चाहिए, है ना, ईगल आई की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ गलती लिख दी, 4 बार चेक करें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना। उसे अनुदित सामग्री के विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, जो अनुवादित कर रखा है हमने जो बुक, उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक। एक ही परिवार को भाषाओं के शब्द व प्रयोगी की समान जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो एक परिवार है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि SH फैमिली है तो उसे WH फैमिली है, ये सब वर्ड्स में नहीं बोलते हैं। तो उसी तरीके से एक ही वर्ड्स की, एक ही भाषाओं के जो शब्द हैं उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मे बी कि किसी वर्ड के डिफरेंट सिनोनिम्स हैं जो कि उससे बेटर है, सब चीज़ों की नीड होनी चाहिए, जानकारी नीड कह रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए। पुनरीक्षण में भाषा विश्लेषण की क्षमता का होना आवश्यक है, यानी उसको पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से भाषा पे काम करना है। पुनरीक्षण में सृजनात्मकता यानी आप लिखने की कला होनी चाहिए, है ना, ताकि जो भी गलती है उसको भी आप ढंग से ही सही करो। उसे अध्ययन, सामाजिक स्थिति और परिवर्तनों के प्रति जागरूक होना चाहिए। भले ही आप अभी दो साल पहले कर रहे हो काम और अब नए नए वर्ड्स जुड़ रहे हैं, नए नए कल्चर जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चलो, चेंज करते चलो, क्योंकि अनुवाद एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है। पुनरीक्षण में सहज बुद्धि, विवेक व मानवीय दृष्टिकोण का होना जरूरी है। सिंपल सी बात है ये तो। अनुवाद में अनुवादक की शैली तथा उसे पहचान की गंध नहीं आनी चाहिए। अनुवाद में अनुवादक की शैली तथा उसकी पहचान। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि आपको अपना व्यू नहीं घुसाना है उसमें, है कि नहीं। अगर आपको बोला गया है कि राम घर जाता है तो आप उसमें ये मत बताइए कि राम तो आवारा है बहुत, सॉरी ये वर्ड तो नहीं यूज हो सकता, हम कोई और नाम लेते हैं, राहुल, क्योंकि वो अपने आप में वो नाम इतना बड़ा है कि मैं उसके लिए ये वर्ड यूज ही नहीं कर सकती, है ना, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मान लो कि राहुल घर जा रहा है,
ठीक है। अब आप इसी में जोड़ के बता दें कि राहुल एक नंबर का आवारा है, लुक्खा है, वो तो लेट ही घर जाता होगा, कहीं भी जा रहा है। अब राहुल घर जा रहा है और राहुल आवारा है, घर जाता है लेट, ये सब चीज़ें कहाँ से आई? आपके अंदर से आई ना। तो अपना प्री कंसीव नोशन नहीं घुसाना है, कुछ प्री कंसीव आइडिया है उसको नहीं लिखना है, ठीक है। उसे फिर हम क्या करेंगे, ताकि आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को अनुवाद में नहीं पूछा जा रहा है, जो है बस आपको वही लिखना है। पुनरीक्षण को वेल रीड यानी बहुपठित और बहुज्ञ होना चाहिए, यानी उसको बहुत मतलब नहीं होते विशेषज्ञ उस तरीके का होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को रीड करे, बार बार समझे, पढ़े, ठीक है। उसे व्यापक ज्ञान से युक्त होना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से उसे अनुवादक का पूरक होना चाहिए, क्योंकि अनुवादक यदि हृदय या भाव पक्ष है तो पुनरीक्षण मस्तिष्क पक्ष होना चाहिए। यानी अगर अनुवाद करते समय आपने अपने दिल का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन पुनरीक्षण के टाइम पे दिमाग का इस्तेमाल करो, बस यही कह रहा है कि मान लो उस वक्त जो भी लिखा, लेकिन अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सही गलत का पता लगाओ। दैट इज पुनरीक्षण के लिए अपेक्षित गुण यही होना चाहिए। पुनरीक्षण को संशोधन और सम्यक संपादन की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए, यानी कि पुनरीक्षण को संशोधन और संपादक यानी संशोधक करना, जो सुधारेगा और जो एडिटर है, इन सब की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए। यानी उसमें अनुवाद में तारतम्यता और अंतः संबंध बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो हमारा एडिटर है, जो हमारा संशोधन है, उनको वो कौन भूमिका निभाने वाला है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि जब हम एडिटर, मैं आपको बताती हूँ, जब हम अपनी बुक किसी भी पब्लिशर को देते हैं, ठीक है, तो उसमें वो भी कुछ ना कुछ करने लगता है, ऐसा मत समझ लो कि जो है वही। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, स्पेलिंग मिस्टेक करेगा, सिंपल सी बात है, वो करेगा ही करेगा। मैंने एक बुक पढ़ रही थी जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, इंग्लिश लिटरेचर की है, जो कि यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को लगाई जाती है। और उस बुक को इतनी मिस्टेक्स, मतलब द को द नहीं लिख पाया। अब आप सोच लो किस लेवल का मिस्टेक है। तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा एडिटर कौन है, मेरा संपादक कौन है और कौन इसको संशोधन कर रहा है, ठीक। उसे जन जन को प्रभावित करने वाला यांत्रिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक खोजों और औद्योगिकी विकास से समय तक परिचित, यानी बेसिकली आपको अवेयर रहना है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला बच्चा है, उसे जीके से अवेयर रहना है, उसी तरीके से आपको आपके सराउंडिंग में आपसे रिलेटेड चीज़ें जो हो रही हैं उससे अवेयर रहिए। क्योंकि आप जो चीज़ें लिख रहे हो, जिस ईयर में लिख रहे हो, वो सब चीज़ें उसमें झलकती हैं, है ना। कोई बहुत ऐतिहासिक बुक है, उसको अब ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या क्या बदलाव आए, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होगा ना, ठीक। उसको धैर्यवान होना चाहिए और समर्पित भाव से काम करने की क्षमता, ठीक है भाई। अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है तो फिर आपको इतना लंबा प्रोसेस झेल ही नहीं पाओगे, आप भाग जाओगे। आपको लगे अरे यार कब से हो रहा है, भागो यहाँ से, फालतू में किस में फंस गया है कि नहीं। और जो बंदा धैर्यवान होगा वो वेट करेगा उस चीज़ के लिए, उसको पेशेंटली उस चीज़ का काम करेगा। पुनरीक्षक एक प्रकार की तीसरी आँख होती है, जिसमें उसे नीरक्षीर विवेकी होना चाहिए। बेसिकली आपको एकदम ईगल आई की तरह होना चाहिए, हर तरफ से अवेयर होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि आप अपनी गलतियाँ सुधार पाओ, ठीक। अब ये देखिए मेन चीज़ यहाँ पर है, पुनरीक्षण के 10 व्यवहारिक सूत्र। पुनरीक्षण क्या है? पुनरीक्षण प्रारंभ करने से पहले मूल पाठ को ठीक तरह से पढ़ लेना चाहिए। जैसे अब आप गलतियाँ सुधारने जा रहे हो और आपको खुद नहीं पता कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो आप कहाँ से सुधारोगे? तो उसको पूरा पढ़ें, तभी वास्तविक भाव ग्रहण करने वाला संभवतः हो पाएगा, ठीक है। और मूल का उद्देश्य स्पष्ट होगा। मूलभूत विचारों, भावों, उद्देश्य को रेखांकित कर लेना चाहिए। क्या है उसमें मेन कॉन्टेक्स्ट, किस में लिखा है, थीम क्या है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, किस चीज़ के लिए लिखा है, एम क्या है, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मूल भाव के वाक्य विन्यास की छाया अनुदित भाव के वाक्य विन्यास से आच्छादित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मूल भाव, जो मूल भाषा है, जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है, उसकी जो वाक्य विन्यास की छाया है वो अनुदित से कंपेयर करने में ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि ये तो उससे भी बुरा है या फिर ये उस लेवल का नहीं है, ठीक। अनुदित सामग्री को मूल पाठ से परिप्रेक्ष्य से पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि साम्य और वैषम्य के आधार पर उसका पुनरीक्षण करना चाहिए। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको पढ़ा और समझना चाहिए। अनुवाद किस प्रकार
किस पाठक वर्ग के लिए गया है उसको केंद्र में रखना चाहिए। अब जैसे मान लो कि आपका जो लिखा है कोई पर्सन, उसने सोचा कि उसको पता था कि ये 9 to 10 एज ग्रुप के बच्चों के लिए लिखा जाना है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो कि 12 क्लास का बच्चा ना जान पाए। तो अब तो अनुवादक समझ गया है कि इसकी गलती है, तो वो उसी हिसाब से पुनरीक्षण करते टाइम सुधारेगा। ठीक, अनुदित सामग्री संपूर्ण और सही अर्थ व्याप्त कर रही हो या नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अनुदित सामग्री के पाठक मूल भाषा को नहीं जानते, उनके प्रति कोई अन्याय ना हो। जैसे मान लो कि मैं बंगला नहीं जानती, तो ऐसा ना हो कि आप चेंज करके हिंदी में डाल रहे हो, फिर भी उसमें कुछ कुछ बंगला वर्ड्स का प्रयोग किया गया जो मुझे अभी भी फंस रहा है, तो मेरे साथ अन्याय ना हो, एक पाठक वर्ग के साथ उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि अनुवादक किसी संदर्भ या घटना को व्याख्याति नहीं कर सका हो तो टिप्पणी में उसकी व्याख्या भी पुनरीक्षित कर देनी चाहिए। अगर मान लो कि किसी कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब ही नहीं किया गया, अच्छे से नहीं कर पाया, तो आप कर दीजिए। इसीलिए तो आप चेक करो, जब टीचर के पास क्यों आए, सुधारने के लिए ना। तो टीचर आपको बताता है कि इस लाइन में ये लाइन लिख दो, तो आप भी वहाँ पे बता दीजिए। एंड लास्ट है, अनुवाद में अनुवादक की भी शैली झलकती है, पुनरीक्षण की नहीं। तो आपको क्या करना है कि संशोधक की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि पाठ का सृजन केवल अनुवादक ने किया है। अब मान लो कि आपका अनुवादक की शैली और लिखने की कला डिफरेंट है, पुनरीक्षण करने वाले लिखने की कला डिफरेंट है, तो अगर उसका उसमें मिक्स हो गया और कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे से वो एकदम कॉन्फ्लिक्ट करे। जैसे मान लो अभी मैं एक बच्ची हूँ और मैं इस चीज़ को लिख रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस लेवल का नहीं लिखूंगी जैसे मेरी टीचर लिखेंगे। और अगर मेरे टीचर का दिया हुआ वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो सिंपल सी बात है, सबको पता लगे कि अभी तक इतनी सिंपल शैली, अब अचानक से तटस्थ वर्ड का यूज़ कर दिया गया, तो पक्का ये इनका लिखा हुआ तो नहीं है। तो याद रखना चाहिए कि आपकी लिखी हुई नहीं है, पुनरीक्षक की लिखी हुई नहीं है, ये अनुवादक की लिखी हुई है, तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, आई होप पहले इतना तो समझ में आ गया होगा, एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। देखो, पुनरीक्षक का मतलब होता है कि चेकिंग करना, रिव्यू करना। जो आपने लिखा है उसको एक बार आप चेक करो, एक बार आपका दोस्त चेक कर ले जो आपके लेवल का, तीसरी बार आप किसी अपने से ऊपर विशेषज्ञ को चुने और उससे चेक करना, और चौथी बार डिफरेंट लोगों को बुलाकर जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हों उनसे अपना अनुवाद को चेक करवाएं। ठीक, अनुवादक में कुछ कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो अभी जिस मैंने बताया है आपको। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन। तो लोग रिव्यू, इवैल्यूएशन इन सबको सिमिलर समझते हैं, तो आज आपको डिफरेंस जानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मूल्यांकन का मतलब होता है मूल प्लस अंकन, इससे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि किसी वस्तु की, अब यहाँ वस्तु को आप वही टेक्स्ट बुक समझिए जिसका अनुवाद किया जा चुका है, उसकी उपयोगिता, उसके गुण और उसके महत्व का अंकन करना। यानी उसमें देखना है कि उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसका यूजेज है, बस ये सारी चीज़ों का जान करना। ठीक, पुनरीक्षण में बेसिकली जांच के साथ सुधार होता है ना, जिसमें आप अपनी गलतियां सुधारते हो। लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता। मूल्यांकन में सिर्फ जांच के बाद अनुवाद की गुणवत्ता देखी जाती है, उसकी अनुपलब्धियां, इस पर टिप्पणी की जाती है। समझ रहे हो? तो इसमें आपका गलत सही नहीं किया जाएगा, आप सही करने वाला पुनरीक्षण में कर चुके हो। मूल्यांकन में सिर्फ आपको बताया जाता है, उस पर टिप्पणी की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखो मूल्यांकन की पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो बेसिकली दो होती हैं इसमें, पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन और अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। यानी पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन क्या होता है कि इसके अंतर्गत मूल पाठ के अनुवाद का स्रोत भाषा में दोबारा अनुवाद किया जाता है। यानी जो मूल पाठ होता है उसमें दोबारा से अनुवाद किया जाता है, जिससे अनुवादक तथा पुनर्नुवादक एक ही व्यक्ति न होकर अलग अलग होते हैं। यानी अब इसमें दो लोग आ जाते हैं, जिसमें एक अनुवादक होता है और जो दोबारा उस चीज़ का ट्रांसलेशन करता है वो भी आ जाता है। पुनर्नुवादित पाठ की तुलना मूल पाठ से की जाती है। अब जो दोबारा से ट्रांसलेट हो चुकी हैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से, यानी बेसिकली इसमें दो लोग ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कि एक ही अनुवाद को दो अलग अलग व्यक्तियों से किया जाता है। ठीक है,
अनुवाद का स्रोत भाषा में दोबारा अनुवाद किया जाता है, जिससे एक अनुवादक होता है और एक जो दोबारा, यानी एक तो आप तो अनुवादक हो ही जो आपने करके टेक्स्ट बुक रखा है, दूसरा एक और व्यक्ति करेगा, तो एक ही व्यक्ति न होकर अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जो पुनर्नुवाद होता है उससे फिर कंपेयर किया जाता है, पाठ की तुलना मूल पाठ से की जाती है, इसमें त्रुटियों को पहचान कर उसका संशोधन किया जाए। इस स्टेज पे आपका करेक्शन होगा। जैसे अगर मान लो कि एक आंसर आप लिख रहे हो और एक आंसर मैं लिख रही हूँ, तो हम दोनों का जो है कंबाइन करके जो चीज़ें सही लगेंगी, जिसमें गलतियाँ होंगी, तो क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा बेटर हूँ तो मेरा और आपका कंपेयर करके आपकी गलतियाँ सुधारी जाएंगी। मैं पुनर्नुवादक हूँ और आप अनुवादक हो, याद रखिएगा, ठीक है। इस पद्धति से अनुवाद की शुद्धता तथा तटस्थता की जांच कर अनुवाद की सफलता की माप की जाती है। अब इससे दो लोग हो जाते हैं तो इससे और अच्छा अनुवाद आपका हो सकता है, निखर कर आती है, इसकी त्रुटियां चली जाती हैं। भाषापरक त्रुटियों के लिए यह पद्धति उपयोगी है। जैसे मान लो आपकी भाषा में कोई दिक्कत है ना, आपने कुछ वर्ड सही से नहीं यूज़ किए, वो भाषा सही से नहीं यूज़ किए, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के में दिक्कत है तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि आपने तो उसके कल्चरल बैकग्राउंड में ही गलती कर दी है, तो उसमें क्या सुधारा जाए। वो तो सिर्फ भाषा रहित सुधार है ना। वही इंग्लिश मैं लिख रही हूँ और वही इंग्लिश आप लिख रहे हो, लेकिन आपकी अगर अच्छी है तो उसमें मेरे में करेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया। तो वो भाषा परक त्रुटियों के लिए ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। आपकी हर चीज़ गलती इसमें सुधरेगी ना, आपकी भाषा पर गलतियाँ पुनर्नुवाद में सुधर सकती हैं, ठीक है। मूल पाठ में जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है जरूरी नहीं कि अनुदित पाठ में हो, ठीक है। जैसे नो स्मोकिंग का क्या होगा, धूम्रपान निषेध हो सकता है, और दोबारा से अगर इसको अंग्रेजी में पुनर्नुवाद किया जाए तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हो जाता है। इसी तरीके से अंदर आना मना है का अंग्रेजी में नो एडमिशन होगा, और इसका दोबारा से पुनर्नुवाद होगा तो प्रवेश वर्जित होता है, ठीक है। तो इससे हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो पाता, क्योंकि सेम चीज़ें ही तो लिख रहा है। अतः अनुवाद करते समय शाब्दिक अनुवाद उपयुक्त नहीं होता। जब भी अगर आप वर्ड्स को ही चेंज कर रहे हो, है ना, मतलब वो बोला कि आप नहीं आ सकते, वो दूसरी भाषा में कह रहा है वही सेम चीज़ों को, है ना, डोंट कम इन, कुछ भी, तो ये चीज़ें सही नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। अतः अनुवाद करते समय शाब्दिक अनुवाद उपयुक्त नहीं है। दूसरी तरफ चरणामृत और पंचामृत शब्द भारतीय संस्कृति, इन सब चीज़ों को देखा जाता है, तथा इनका अनुवाद अगर ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना, इसीलिए कहा जाता है कि पुनर्नुवाद की पद्धति पूर्णतः सफलतक मूल्यांकन पद्धति नहीं हो सकती। इसका एक क्रिटिक भी है कि भले ही पुनर्नुवाद में एक अनुवाद और एक पुनर्नुवादक होता है, अनुवादक और पुनर्नुवादक, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी एकदम प्रॉपर उसको अंकन कर सके। क्यों? क्योंकि सिर्फ भाषा वाला फेर है। आप अच्छे वर्ड यूज़ कर दिए तो आपका अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ लाइट वर्ड यूज़ किया तो मेरा नहीं सही लग रहा है उतना, तो आपका वर्ड्स को मैं अपनी बुक में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं ये सोचो कितना लेंदी प्रोसेस है, कितना ईजी लगता है ना सुनने में, क्या है यार, वह घर जा रहा है, इसको इंग्लिश में बोल देंगे, इसको संस्कृत में बोल देंगे। लेकिन नहीं, जब एक कंपाइल करके एक बुक बनाई जाती है तो कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं, वो अब हमें इसके चरणों में पता चल रही है। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड क्या है, मैं जूम कर देती हूँ, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। अब इसमें क्या होता है, 20वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते पाठ कार्य, मतलब जो फंक्शन होता है टेक्स्ट का, उसको महत्वपूर्ण आधार माना जाने लगा। इसके केंद्र में पाठक की जो रिस्पॉन्स होती है उसको कुछ विद्वानों द्वारा, जैसे नाइडा, टेबर और फास्टर ने इन्हें आधारों को अनुवाद में मूल्यांकन के लिए आवश्यक माना। बेसिकली जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने इन 3 लोगों का नाम लिया था। जब हम रिसेंट के 18वीं सेंचुरी की आई थिंक मैंने बात की थी, तब मैंने इन सभी लोगों का नाम लिया था उस वक्त, या 20वीं सेंचुरी की जब मैं बात की थी, तो ये 3 नाम तो ज़रूर आए, आपको याद होगा, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन लिखने को आ गया तब आप फंस जाओगे, ठीक है। इसमें बेसिकली स्टेज में क्या होता है ना कि अनुवाद की उपयोग कहाँ कहाँ है और उसके अनुभव के रिगार्डिंग बात की जाती है, और फिर उसको जज किया जाता है उसी बेसिस पे। ये 2 क्राइटेरिया होते हैं जब हम अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन की बात करते हैं। आई थिंक मुझे हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों ने कहा था मुझे कि प्लीज़ आप लाइंस पढ़ के बताइए, क्योंकि अगर आप पीपीटी बना रही हैं तो वो स्मॉल हो जा रहा है और पूरी बुक पढ़ा रही हैं तो वो भी बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि
उतने काम लायक नहीं है ना। अब आपको 16 तारीख को आपको पेपर देना है तो आपको सिर्फ मेन चीज़ें पढ़नी है, बाकी आपको पता है कि आपने पढ़ रखा है। तो इसमें अनुक्रिया आधारित में किस में होता है, उपयोग और उसकी उपयोग के बेसिस पे होता है और अनुभव के बेसिस पे उसको जज किया जाता है। ठीक है, अनुवाद का मूल्यांकन करने में जो बेसिकली नाइडा बोलते हैं, नाइडा के अनुसार सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन के लिए संप्रेषण प्रक्रिया की सहजता, कथन का बोधता तथा पाठक वर्ग में उत्पन्न प्रभाव की समतुलना करना जरूरी है। बेसिकली जैसे कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो आप लोग, तो उसमें सिंपल है कि नहीं, सहज है कि नहीं, कथ्य को समझना आसान है कि नहीं, पाठक वर्ग के लिए वो प्रभावशाली है कि नहीं, इन सभी बेसिस पे हम इस चीज़ को जज करते हैं कि कोई भी अनुवाद अच्छा है या बुरा। ये तो हम लोगों ने जब अनुवाद कैसा होना चाहिए जब ये पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी समझ रखा है। तो समझ लो कितना बेसिक चीज़ है, एक ही चीज़ को उस बुक में घुमा फिरा के बस आपको पैराग्राफ बढ़ाकर लिखा है ना। नेक्स्ट आप देख लीजिए अनुवाद मूल्यांकन के आधार। तो अनुवाद अध्ययन का मुद्दा जटिल है, ये तो सभी को पता है। अभी ऐसे किसी भी सुनिश्चित आधार की खोज नहीं हो पाई जिससे ये पता किया जा सकता है कि अब स्टेज पे पूर्णतः मूल्यांकन किया जा रहा है इसी बेसिस पे। लेकिन नाइडा और टेबर ने मूल्यांकन के 3 आधार माने हैं। तो हम आधार में 3 ही चीज़ें देखेंगे। संदेश का सहज संप्रेषण, जो मैसेज वो पहुंचाना चाहता है वो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। बोधन परीक्षण, कंप्रिहेंशन होना चाहिए। स्वर पठन और उत्तम अनुवाद से तुलना। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये कहते हैं कि संदेश को प्रॉपर तरीके से मैसेज को पहुंचाना उस अनुवाद के थ्रू। पठनीयता द्वारा बोधन, जो भी पढ़ रहा है, जो भी जिस तरीके का वो चीज़ लिखा गया है उसमें आराम से उसे समझा जा सकता है। और तीसरा अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि, यानी जिस तरीके का अनुवाद है पाठक वर्ग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके लिए वो काम का है कि नहीं, ये जानना। ये आधार अच्छे अनुवाद की बात तो करते हैं परंतु मूल्यांकन द्वारा अच्छे बुरे अनुवाद में भेद नहीं कर पाते। अब इसके में भी क्रिटिक आ गई। देखो भाई, ये कहना कि पाठक वर्ग को समझ में आ रहा है कि नहीं सिर्फ इसी बेसिस पे जज कर देना कि मूल्यांकन, ऐसे नहीं हो सकता। उसको चेक करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि मान लो ये तो फिर वही क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव आ गई कि मुझे समझ में आ रहा है तो ठीक, आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो आपके माइंड के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये भी उतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं कहा जा सकता, वैज्ञानिक तरीके से। इन दोनों ने अनुवाद मूल्यांकन के आधार प्रस्तुत किए और इसे प्रभाव को मापने में प्रायोगिक प्रतीत होते हैं। बेसिकली आप ये कहते हैं कि और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि 4 चीज़ें और होती हैं जिससे अनुवाद अच्छा है या नहीं वो पता लगाया जा सकता। कैसे, क्लोज हो, यानी कि क्लोज परीक्षण हो। फिर क्या हो, बोधन परीक्षण हो, कॉम्प्रिहेंशन का वो जांच करे। और सस्वर पठन और उत्तम अनुवाद से तुलना। और लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, उत्तम अनुवाद, जो प्रॉपर बेस्ट उस बुक का अभी तक अनुवाद हो सकता था उससे तुलना की जा रही है कि कैसा है, उसके कंपेयर में ये बुक अच्छी है या फिर नॉर्मल है या बुरी है। ठीक है, ओके। सो मेन चीज़ अब यहाँ पे आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके क्या क्या सोपान है। तो पहला सोपान है कि मूल पाठ का स्थितिज आधारों पर विश्लेषण। तो बेसिकली सिचुएशन वाइज इसको जज करना, उसको विश्लेषण करना। फिर स्थितिज आधारों पर भाषिक आधार स्थापित करना, यानी अब लैंग्वेज के बेसिस पे उसको जज करना। फिर मूल पाठ के परिपार्श्व के आधार पर उसकी प्रकारों का निर्धारण करना, यानी यह पता लगाना कि कोई पाठ किसी विशेष स्थिति के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है और उस विशेष स्थिति में उस पाठ की विशिष्टता अर्थवत्ता क्या थी, यानी बेसिकली वो कितना मीनिंगफुल था। ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है उस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, इनसे इतर प्रत्यय दोषों का निर्धारण। फिर दोनों पाठों में जो स्थितिज आधारों के अंतर है उन्हें परोक्ष दोष मानना। तो बेसिकली इसमें क्रिटिक कर रहे हैं, जज कर रहे हैं हम, जिसमें हम चेक कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि सिचुएशन वाइज वो मीनिंगफुल है कि नहीं, पाठक वर्ग के लिए वो सही था कि नहीं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके सोपान होते हैं ना। इसको आप 2 या 4 लिख दोगे तो चल जाएगा, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है ये।
बट हाँ ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछता है, क्योंकि पहली बात तो हम किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते ना इस बेसिस पे कि आएगा कि नहीं आएगा। हर बार हम कंपेयर कर लेते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके कि ये इस बार इसको इंपॉर्टेंस मिली और इस बार इसको। लेकिन क्योंकि आप MCQ वाले बच्चे से अचानक से आ चुके हो क्वेश्चन आंसर वाले राउंड में, तो अभी आपको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने में आई नो कि टाइम लगेगा, बट स्टिल इट इज़ ओके, राइट। देयर इज़ नो नीड टू कि परेशान हो जाएं कि अरे अब क्या करें अब क्या करें। मेन चीज़ अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम क्या क्या है, तो 4 गुणों का होना आने वाला है। मूल निष्ठता, पठनीयता, बोधगम्यता और प्रयोजन सिद्धि। कहीं ना कहीं अब ये मूल निष्ठता ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल गया होगा, ये ऐसा मत सोचा करो कि आपको आ ही नहीं रहा है। सबको पता है कि मूलनिष्ठ होना चाहिए, उन सभी तत्वों का होना ज़रूरी है जो एक उस मूल टेक्स्ट में था, उस सोर्स टेक्स्ट में था। टारगेट टेक्स्ट में ये होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को गायब नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो मूल निष्ठता तो होनी चाहिए। पठनीयता, सबसे बड़ी कसौटी क्या है कि अनुवाद जैसा ना लगे, है कि नहीं, अच्छा लगे। मतलब ऐसा ना हो अभिव्यक्ति हो उसमें, ऐसी चीज़ें ना हो कि उठा के रख दी गई है कि मशीनी अनुवाद जैसा फील हो रहा हो, है ना, वैसा लगना चाहिए। आप उसमें अभिव्यक्ति शैली डालो। बोधगम्यता, पठनीयता और बोधगम्यता एक दूसरे के भाई भाई हैं, ये समझो, जुड़े हुए हैं। पठनीयता का संबंध अभिव्यक्ति से होता है और बोधगम्यता का संदेश से, यानी पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं उसकी अभिव्यक्ति, और फिर वो जो संदेश देना चाहता है वो उसके दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, बेसिकली ये। द लास्ट वन इज प्रयोजन सिद्धि, जिसमें अनुवाद संबंधी चर्चा में ये आप जान गए होंगे कि अनुवाद कार्य स्वदेश व्यापार है, अतः अनुवादक ने जिस प्रयोजन के लिए अनुवाद किया है वो उसमें सफल हो जाता है। तो बेसिकली लक्ष्य भाषा का जो पाठक अगर मूल संदेश को भली भांति समझ ले, उसमें कंटेक्स्ट में उतार दे उस चीज़ को, तो उसका काम सिद्ध हो जाता है ना। जब आप सारा काम कर लिए तो आपको पता हो गया, अब तो आपका सही हो गया ना। ले देखिए आपका जो अनुदित टेक्स्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, आप ये समझ लो। तो अनुवाद मूल्यांकन की आधारभूत अनुवाद सैद्धांतिकी कल्पना है अनुद्यज्ञता। अनुद्यता का अभिप्राय है कि अनुवाद समूलता स्थापित होने वास्तविक और संभवतः स्थिति। अच्छा, बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहा है ना कि आपका एक अनुवाद की मूल्यांकन हम तभी सक्सेसफुल मानेंगे जब वो सेम टेक्स्ट को आप उतार दो, लेकिन किस तरीके से, अभिव्यक्ति शैली में प्रॉपर आप उसको लिख पा रहे हो, ठीक है, समझ में तो आ रहा है, साथ ही साथ जो कहना चाह रहे हो, आपका जो मेन एम था कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसे उतारना, पाठक वर्ग को संदेश पहुंचाना जो उस बुक में लिखी थी वो चेंज ना हो, ठीक, तो वो आपका हो गया सही। उसके बाद आपका क्या होगा, एक अनुवाद, एक अच्छा अनुवाद माना जा सकता है जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जो अभी हमने जस्ट पढ़े ना, कि क्लोज परीक्षण होता है, उसमें बोधन का परीक्षण होता है, जो अभी जस्ट यहाँ पे बोधगम्यता आ गया। समझ में तो कितना क्लोज चीज़ें हैं। आपका परीक्षण इसी बेसिस पे हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा आपसे, आपके कितनी ज़्यादा आपको जोड़ के रख रहा है। पहले वाले टेक्स्ट को आप पहले वाले टेक्स्ट के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि जयशंकर प्रसाद की आंसू का अगर कोई ट्रांसलेशन कर रहा है, तो पहली बात मैं बता दूं, उनके जैसा जो पोइट्री लिखा है उन्होंने, आंसू मैंने पढ़ा, इतना अच्छी पोइट्री है ना, इतनी इमोशनल है, ऊपर से उस पर जो सॉन्ग बन गया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जा चुका है और मैं इंग्लिश में भी पढ़ चुकी हूँ उसको, और कोई कंपैरिजन नहीं, जबकि वो बेस्ट वर्जन है, तब भी कोई कंपैरिजन नहीं है कि कहाँ जयशंकर प्रसाद जी जिस तरीके का वर्ड्स यूज़ किए हैं, जिस तरीके का उसको डिस्क्रिप्शन नेचर वाइज किए हैं ना, उस इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो आ ही नहीं पाया, जबकि वो बहुत ही सटीक माना जाता है ना। लिटरेचर के अगर बच्चे होंगे तो आपको पता होगा, और उसमें बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम लोग किसी हिंदी लिटरेचर के राइटर्स को पढ़ रहे हैं, जबकि उसने बहुत प्रयास किया है, एंड आई अप्रिशिएट, है ना। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती, बट मैं कह सकती हूँ कि जो जिसको अनुदित किया गया है वो उस कंपेयर में उस लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को पढ़ चुके हैं। और हिंदी लिटरेचर के बच्चों जब पोइट्री पढ़ते हैं, और पोइट्री कितना हिंदी में कनेक्ट करती है उतना इंग्लिश में कनेक्ट करे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो चार्ल्स जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है, डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करने लायक है, क्योंकि उनकी वजह से जयशंकर प्रसाद भी और जगह पे जा सके, है ना, क्योंकि हर कोई हिंदी नहीं जानता, तो दैट इज़ वाई। बट स्टिल
कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा ड्रॉबैक रहती हैं, तो उसका वही ड्रॉबैक है कि फिर भी उनके इक्वल टू नहीं हो पाया। एंड डेफिनेटली बात है कि हमारे इतने फेमस जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके बराबरी करना तो अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। हमारे भारतेंदु जी हैं, वो इतना अच्छा लिखे हैं, पोइट्री लिखे हैं, उनके वर्क्स हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सारे वर्क्स बहुत अच्छे हैं। और इवन मैं तो विज़िट भी कर चुकी हूँ उनके घर को। हाँ, हम लोग विज़िट कर चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो सारी चीज़ें देख के, उनके हैंड राइटिंग्स, उनके परफ्यूम कलेक्शंस। अब मैं देखूँगी अगर मैं वीडियो डाल पाती हूँ, वो उस ब्लॉग डाल पाती हूँ, तो डेफिनेटली वो सब डालूंगी। क्या क्या सर्टिफिकेट्स थे उनके, कितने उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुके थे उस टाइम पे, उनका राइटिंग कैसा था, सिग्नेचर कैसे करते थे। तो जब मैं गई, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ फिर मैं एंड करूँगी ये वीडियो। जब मैं गई वहाँ पे, तो सबसे पहले पता है मैंने क्या देखा, भारतेंदु हरीशचंद्र में वो कौन सा लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं बहुत जगह पे श कोई और यूज़ कर रहा है, कोई आधा श और वैसा यूज़ कर रहा है, कोई डायरेक्टली कोई और श यूज़ कर रहा है। तो भारतेंदु जी हरीशचंद्र में कौन सा यूज़ करते थे, बस मैंने सबसे पहले वही देखा था। बहुत फ़नी भी था क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब वो मुझे दिखा रहे थे, तो मैं अंदर से ये सोची थी अच्छा ऐसे लिखा जाता है, यही है प्रॉपर। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ो और उस जगह पे भी जाके देखा करो, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा उस चीज़ में। खैर, आपका अनुवाद मूल्यांकन तो है यहाँ पे ओवर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेन चीज़। अब हमारा क्या मेन चीज़ है, हमारी मेन चीज़ है क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। अब देख लो, पुनरीक्षण का क्या है, पुनरीक्षण का मतलब होता है रिव्यू करना, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएट करना, रिव्यू, इवैल्यूएट एंड क्रिटिसिज्म। अब फाइनली आपको बताई जाएगी कि इसमें क्रिटिसाइज किया जाएगा आपके वर्क को। हालांकि बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, उनके भी वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइजेशन ओ माय गॉड बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। जब बहुत बड़े विज्ञान का कोई भी था भी नहीं उस टाइम पीरियड पे, तब भी अगर कोई ये बताया होगा कि धरती ऐसी दिखती है, तो उसको फिर तो फांसी चढ़ा दी जाती थी, या फिर उसको दंड दिया जाता था कि कुछ भी बोल रहा है, पागल हो गया। ज़्यादा विद्वान अगर कोई और उसके आजू बाजू अनपढ़ और पढ़े लिखे कम लोग हो, तो वो पागल ही घोषित होता है। ऐसे ही भक्ति में भी है, ये कोई अगर ज़्यादा भक्ति करने लगे और दूसरा उसके अपोजिट हो, तो ये भी पागल ही कहने लगता है। तो ये तो विधि का विधान है। खैर, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब समीक्षा की जाती है जो भी वर्क था, जो कि पहले आपने सुधारा, फिर आपके ही किसी साथी ने सुधारा, फिर आपसे कोई बड़े ने सुधारा, फिर डिफरेंट विशेष मतलब स्पेशलाइजेशन वाले लोगों ने संभाला। कोई भाषा का विशेषज्ञ है तो आपने उससे भी समझा, और कोई उस कॉन्टेक्स्ट में, हर कॉन्टेक्स्ट में आपने लेकर समझ लिया, पुनरीक्षण कर लिया उसका, ठीक है। फिर मूल्यांकन भी हो गया भाई, आपके चीज़ों को जो भी गलत है उन सब चीज़ों को पता लग गया। अब समीक्षा में क्या होता है, बेसिकली उस चीज़ को, उस वर्क को जो कि कंपाइल कर लिया है आपने, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या अनुदित बिल्कुल मूल टेक्स्ट के समान है कि नहीं। मूल यानी कि जो पहला जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो ना, जिस बुक को आप ट्रांसलेट कर रहे हो उसको मूल बोल रहे हैं बार बार, तो जो मूल है उसके समान है कि नहीं, उसकी जो मैसेज थी वो उस बुक में भी, अनुदित बुक में आ रही है कि नहीं, उसमें वर्णात्मक मतलब अच्छे ढंग से उसको व्यक्त किया गया है कि नहीं। ऐसा ना लगे कि बिल्कुल शाब्दिक ट्रांसलेशन है, क्योंकि फिर शाब्दिक रहेगा या फिर आप समझ नहीं पाओगे, फिर उसको बिल्कुल मशीनी ट्रांसलेशन जैसा नहीं लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई, ये सारी चीज़ें है कि नहीं, फाइनल इसको करते हैं। तो क्रिटिसाइजेशन होती है, क्रिटिसिज्म होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका वर्क अच्छा है तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, बट अगर सही नहीं है तो आपको सुधार करने की फिर से ज़रूरत है, फिर से आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पुनरीक्षण, मूल्यांकन एंड समीक्षा। बहुत ही फास्ट था आई नो, बट स्टिल वी हैव ओनली 2 days लेफ्ट टू स्टडी, राइट। तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए फास्ट पढ़ा दिया। बट बेसिकली आपको इतना नहीं घुसना है कि टेक्स्ट क्या क्या है, एकदम सेम चीज़ें। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो चीज़ें याद नहीं होती, याद क्या रहता है, वही बुलेट पॉइंट्स जो आपने अपने दिमाग में बैठाया है। तो अभी पुनरीक्षण के क्या क्या 4 जो मैंने पढ़ाए वो याद रखना, मूल्यांकन में 2 चीज़ें याद रखना, जो 2 पार्ट्स पढ़ाए थे, एंड समीक्षा में आप कंपाइल करके उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।